वेलकम टू सक्सेस पाथ ऑनलाइन। सक्सेस पाथ ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2021 के लिए हमने रिवीजन क्लासेस चलाई हुई हैं अपने चैनल पर, और ये उसका क्लास नंबर 6 है। हमने सब्जेक्ट नंबर 1 उठाया है, जो कि हमने पॉलिटी का उठाया है। 5 क्वेश्चन आपके इसमें से आएंगे और मैं इसे कंप्लीट करा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले भाग में हमने राष्ट्रीय न्यायिक परिषद नेशनल जुडिशियल काउंसिल के बारे में देखा था, जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यालय में भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की जांच करने के लिए इसका गठन किया गया था। बाकी मैंने उसमें बताया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे केंद्र और राज्य के बीच में संबंध। संघ राज्यों के बीच में जो संबंध होता है उसके आधार पर संघ कौन कौन से संबंध, 3 तरह के संबंध होंगे। विधायी संबंध होंगे, वित्तीय संबंध होंगे, कार्यकारी संबंध होंगे। ठीक है, 3 तरह के संबंध होंगे, आपको आगे मिलेंगे। तो विधायी संबंध सबसे पहले देख लेते हैं। भारत की संघीय व्यवस्था केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे पर आधारित है। तो शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच में है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य शक्तियों के बंटवारे संबंधी 3 सूची दी गई हैं। संघ सूची, जो संघ संबंधित कानूनों को बनाया जाता है जिसमें। राज्य सूची, उन विषयों की सूची है जिसमें राज्य कानून बनाते हैं। समवर्ती सूची, जिनमें जो है जो संघ और राज्य दोनों में आते हैं। समवर्ती सूची आते हैं। संघ सूची में कुल 98 विषयों को शामिल किया गया था, वर्तमान में 100 विषय हैं। ठीक है, और जो है संघ सूची में दिए गए विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। इसमें वैसे विषयों को शामिल किया जाता है जो राष्ट्रीय महत्व के होते हैं, जैसे रक्षा हो गया, विदेशी मामले हो गया, युद्ध हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ हो गई, अणुशक्ति हो गई, सीमा शुल्क हो गया, जनगणना हो गया। जनगणना है 248 में क्या, तो ये जनगणना भी संघ सूची का विषय है। विदेशी ऋण हो गया, तार प्रसारण हो गया, टेलीफोन हो गया, आपका मोबाइल फ़ोन भी आ जाएगा इसी में। विदेशी व्यापार, रेल हो गया, वायु जल परिवहन आदि। राज्य सूची शामिल विषयों की संख्या 61 है। राज्य सूची में के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार ये राज्य विधानमंडल का होता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद भी इस पर कानून बना सकती है। इसमें शामिल विषय हैं स्थानीय महत्व के, जैसे कि लोक सेवा, पब्लिक सर्विस, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट हो गया, कारागार हो गया, भू राजस्व हो गया, लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य हो गया, लोगों के स्वास्थ्य के बारे में, स्थानीय शासन, पंचायती राज होता है, क्रय विक्रय हो गया, सिंचाई हो गया, पुलिस हो गया। राज्य सूची के विषय पर जो है संसद को कानून बनाने की जो शक्ति है उसका भी स्पेशल प्रोविजन देख लेते हैं। राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर संसद सूची के विषय पर कानून बनाएंगे। आर्टिकल 249, तो यही सीधा पूछा जाएगा। आर्टिकल 249 किसके बारे में है, तो राज्यसभा का एक अधिकार होता है राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का, वही दिया हुआ इसमें। अगला है राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 250 के अंतर्गत भी जो है राज्य के विषय पर संघ कानून बना सकता है। अगला है राज्यों की सहमति होने पर। आर्टिकल 252 समवर्ती सूची में शामिल विषय। इसके बाद आगे समवर्ती सूची संख्या 52 है। सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संस्था राज्य विधानमंडल को भी है और जो है संघ को भी है, किंतु संसद द्वारा बनाए गए कानून को ही प्राथमिकता दी जाती है। समवर्ती सूची में बनाए गए कानून में टकराव की स्थिति में संसद द्वारा निर्मित कानून को ही प्राथमिकता दी जाती है। समवर्ती सूची में शामिल विषय हैं परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग, जनसंख्या नियंत्रण, उसके बाद है समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा। समवर्ती सूची का विषय है आर्थिक तथा सामाजिक योजना। जिन विषयों पर उल्लेख तीनों सूचियों में से किसी में नहीं होता है उसका कानून बनाने का अधिकार जो है संसद को है। इसे हम क्या कहते हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ, विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ संघ को सौंपी गई हैं। ठीक है, तो संसद इस पे कानून बनाते हैं अवशिष्ट शक्तियों के बारे में। अगला है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप, मतलब कि प्रशासनिक संबंध। इसमें आप देख लेते हैं आर्टिकल 256 से 63 का संबंध केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों के आदान प्रदान से। आर्टिकल 256 ये बताता है कि संसद द्वारा बनाया गया कानून का अनुपालन सुनिश्चित करना प्रत्येक राज्य का एक अधिकार है।
कोई भी मौजूदा कानून उस समय राज्य पर लागू होता है और संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार हेतु राज्य को इस तरह के दिशा निर्देश दिए जाते हैं। मतलब कोई भी कानून जो होगा वो राज्य को मानना पड़ेगा संघ के हिसाब से, और जिसे राज्य को इस उद्देश्य से भारत सरकार के सामने प्रस्तुत करना जरूरी होता है। केंद्र राज्यों के बीच सहयोग देख लेते हैं। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और कोऑर्डिनेशन को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न प्रावधान तय किए गए हैं, जैसे कि आर्टिकल 261, जहाँ पे ये बताया जाता है कि सार्वजनिक कानून रिकॉर्ड प्रत्येक राज्य संघ की न्यायिक कार्यवाही के लिए पूर्ण विश्वास और पूरा श्रेय भारतीय भूभाग को दिया जाता है। ठीक है, तो सार्वजनिक कानूनों के रिकॉर्ड ये सब कुछ जो न्यायिक कार्यवाही के लिए पूरा जो श्रेय है ये भारतीय भूभाग को दिया जाता है। आर्टिकल 262 संसद विधि द्वारा किसी भी अंतर्राज्यीय नदी घाटी पानी के उपयोग वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत पर निर्णय फैसला सुना सकती है। कौन सुना सकता है? संसद सुना सकती है। किस चीज़ के लिए? जो है स्टेट रिवर के विवाद होते हैं पानी के उपयोग के, नदियों के, जैसे कृष्णा जल विवाद हो गए, इनके लिए ट्रिब्यूनल्स का गठन भी। आर्टिकल 263 राज्यों के बीच विवादों पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रपति को जांच कराने और एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने की जो है शक्ति देता है। राष्ट्रपति कुछ या सभी राज्यों या संघ अथवा एक से अधिक राज्यों के विषय पर जांच चर्चा कराने का अनुमति भी देता है, जिन पर सभी का एक साझा हित होता है। तो ये हो गया इंटर स्टेट काउंसिल 263 में, और नदियों के लिए 262 में। यहाँ ये सीधा याद करना है आपको। अनुच्छेद 307 के अनुसार संसद कानून के द्वारा व्यापार और वाणिज्य के अंतर्राज्यीय स्वतंत्रता संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के प्रयोजन को क्रियान्वित करने के लिए कानून द्वारा ऐसे प्राधिकारी को नियुक्त कर सकता है। मतलब क्या है कि संसद एक ऐसा अधिकारी नियुक्त करेगा जो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता को सुनिश्चित कराएगा। आर्टिकल 307 में दिया गया। एक अथॉरिटी होगी, अधिकारी नहीं अथॉरिटी। प्राधिकारी का मतलब होता है अथॉरिटी, प्राधिकरण जिसे कहते हैं। आपातकाल के दौरान केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध होते हैं उसको देख लेते हैं। एक राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 में दिया गया है, यहाँ याद कर लीजिए। राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीनस्थ हो जाती है। राज्य के सभी कार्यकारी केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाते हैं। अगला है राज्य में आपात स्थिति लग जाए उसके दौरान 356 में क्या होता है? जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो राज्य के विधानमंडल के अलावा राष्ट्रपति खुद सभी राज्य सरकार और राज्य के राज्यपाल या प्राधिकारी द्वारा, कोई अधिकारी या जो है अथॉरिटी द्वारा या फिर राज्यपाल के द्वारा प्रयोग की जाने शक्तियों और सभी का किसी भी कार्य को अपने हाथ में ले सकता है। अपने हाथ में ले सकता है। ठीक है, वित्तीय आपात स्थिति के बारे में देख लो। आर्टिकल 360 में दिया गया है। इसके दौरान संघ और केंद्र, जो संघ या केंद्र किसी भी राज्य सरकार को वित्तीय सिद्धांतों का पालन न करने का दिशा निर्देश दे सकता है। कौन दे सकता है? राष्ट्रपति दे सकता है। वित्तीय दिशा निर्देश भी हो सकते हैं। इन दिए जाने वाले दिशा निर्देशों पर राष्ट्रपति स्पष्ट और आवश्यक निर्णय दे सकते हैं। ठीक है, तो वही है, इसको वित्तीय पालन का निर्देश दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा संघ अथवा केंद्र किसी भी राज्य सरकार को, अगर वित्तीय सिद्धांत का पालन सही से नहीं हो रहा तो। वित्तीय आपात स्थिति अभी तक भारत में एक भी नहीं लगी हुई। केंद्र और राज्यों को वित्तीय संबंध तो संविधान के 12वें भाग के अनुच्छेद 268 से लेकर 293 तक केंद्र और राज्यों के बीच में फाइनेंशियल रिलेशनशिप या वित्तीय संबंधों के बारे में बताया गया है। अगला राजस्व शक्तियों का आवंटन। संविधान केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को राजस्व के स्वतंत्र स्रोत प्रदान करता है और राज्य को आवंटित शक्तियों को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। कौन कौन सी शक्ति दी है? संसद के पास संघ सूची में उल्लिखित विषयों पर कर लगाने की अनन्य शक्ति है। मतलब ये तो कोई ले ही नहीं सकता, और संघ सूची के विषय पर जो कर लगाएगी संसद ही लगाएगी। अगला, राज्य विधायकों के पास राज्य सूची के विषयों पर लगाने की अनन्य शक्ति है। सेम चीज़ हो गया कि राज्य विधायिका क्या लगाएगी। तीसरा, संघ और राज्य विधायिका दोनों के पास सम्मति सूची के वर्णित विषयों पर कर लगाने के अधिकार है। सेम ही हो गया, सम्मति सूची पे अधिकार भी दोनों का, तो कर भी लगाएंगे। संसद के पास अवशिष्ट विषयों से संबंधित मामलों पर कर लगाने की अनन्य शक्ति है, तो संसद लगाएगा अवशिष्ट विषयों पर। 4 तरह के विषय थे, चारों कवर हुए। हालांकि कर राजस्व वितरण के मामले में आर्टिकल 268 अनुच्छेद 268 यह बताता है कि कर संघ अथवा केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं, लेकिन राज्य द्वारा उन्हें इकट्ठा किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाता है।
सर्विस टैक्स संघ द्वारा लगाया जाता है और संघ एवं राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है। अनुच्छेद 268A सेवा का सर्विस टैक्स अब का खत्म हो गया ना, जीएसटी में आ गया सब। करों एवं संघ द्वारा करों को संघ द्वारा लगाया जाता है, एकत्र किया जाता है, लेकिन राज्यों को सौंप दिया जाता है। अनुच्छेद 269। ठीक है, कुछ कर ऐसे होते हैं जिन्हें जो है संघ द्वारा लगाया जाता है, राज्यों को निकाल के सौंप दिया जाता है। करों को संघ द्वारा लगाया गया, एकत्र किया जाता है, लेकिन राज्यों और संघों के बीच में बांटा जाता है। आर्टिकल 270। संघों के परियोजनों के लिए, प्रोग्राम के लिए कुछ खास शुल्कों और करों पर अधिभार लगाया जाता है। ये क्या कहते हैं? अधिभार। ठीक है, एडिशनल टैक्स हो गया। अनुच्छेद 271। आर्टिकल 275 के तहत, अनुच्छेद 275 के तहत किसी भी राज्य के लिए ग्रांट सहायता प्रदान करने के लिए अधिकृत है। कौन अधिकृत है? संसद। संसद सहायता की जरूरत निर्धारित की जरूरत होने के लिए निर्धारित कर सकता है। संसदीय सहायता की जो है राशि निर्धारित कर सकता है। अनुदान सहायता की जरूरत निर्धारित कर सकते हैं और विभिन्न राज्यों के लिए विभिन्न राशियाँ तय की जा सकती हैं। आर्टिकल 282 में दिया गया है कि संघ या किसी राज्य की किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी प्रकार का अनुदान कर सकते हैं, बावजूद इसके कि जिस संदर्भ के साथ संसद और राज्य विधायिका नियमों का निर्माण किया है उसका उद्देश्य सही है या नहीं। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की कार्यवाही के दौरान केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण के राष्ट्रपति द्वारा बदला जा सकता है। आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपात स्थिति को ऑपरेशन के दौरान संघ अथवा केंद्र किसी भी राज्य सरकार को वित्तीय सिद्धांतों का पालन करने का दिशा निर्देश दे सकते हैं, जो विशिष्ट दिशा निर्देश भी हो सकते हैं। इन दिए जाने वाले दिशा निर्देशों पर राष्ट्रपति स्पष्ट और आवश्यक निर्णय दे सकता है। इसके अनुसार ये है आर्टिकल 360 में राष्ट्रपति, मैंने 360 बताया तो वही सेम चीज़ है। राष्ट्रपति विशेष निर्देश दे सकता है किसी संघ या किसी राज्य को इसके लिए विशेष निर्देश दे सकता है। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित जो पहले प्रशासनिक सुधार आयोग की जो फर्स्ट ARC था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन जो था आपका, रिफॉर्म कमीशन, प्रशासनिक सुधार आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण सिफारिश दी थी, जैसे कि आर्टिकल 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना। दूसरा, जितना संभव हो सके राज्यों के लिए शक्तियों का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। राज्यों के लिए वित्तीय संसाधन का अधिक ट्रांसफर होना चाहिए। राज्यों के पास जब वित्तीय संसाधन होगा तो विकास होगा। इस तरह की हस्तांतरण की व्यवस्था करना जिससे राज्य अपने दायित्वों को पूरा कर सके। राज्यों के लिए ऋण की प्रगति जो है उत्पादक सिद्धांत के रूप में है, प्रोडक्टिव सिद्धांत के रूप में होनी चाहिए। राज्यों में उनके अनुरोध या अन्यथा के अनुसार केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती होनी चाहिए। राज्य आपात स्थिति के दौरान आर्टिकल 356 के तहत एक राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ये तो हमने 52, 56 और 60 पढ़ ही लिया ना। 352, 356, 360। 360 वित्तीय आपत्ति आपकी आपात हो गया, ये राष्ट्रपति शासन हो गया, ये हो गया राष्ट्रीय आपात। और यहाँ पे आंतरिक विद्रोह की जगह सशस्त्र विद्रोह आया था 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। सशस्त्र विद्रोह, ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही आएगा, इसीलिए मैंने तीनों एक साथ फिर से बताया। आगे देखते हैं कुछ संवैधानिक जो है बॉडीज़ के बारे में, जैसे कि निर्वाचन आयोग जो इम्पोर्टेंट है, जिससे जो चीज़ें आएंगी, क्योंकि UPSSC का एग्ज़ाम राज्य से संबंधित है, तो जो ये चीज़ें होंगी ज़्यादा तो आगे से नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी आर्टिकल्स वगैरह आपको पता होने चाहिए। आगे पूछे जाते हैं कई बार, जैसे निर्वाचन आयोग में कई सारे क्वेश्चन कई बार आए हुए, आप चाहे पेपर उठा के देख लीजिए। जैसे पूछा जाता है निर्वाचन आयोग कौन से भाग में है? 15वें भाग में। कौन से अनुच्छेद से? 324 से 329 तक। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा इसका गठन पहली बार कब हुआ? तो 1950 में। और आप मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। ये तो सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक एग्जामों में, बाकी इसमें से पढ़ के निकाल देते हैं कुछ क्वेश्चन। और देखिए भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 29 में निर्वाचन संबंधी उपबंध दिया गया है। पहले चुनाव आयोग का गठन 1950 में किया गया था। अक्टूबर 1993 में चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया तथा इसके पहले 1 सदस्यीय आयोग था। बाद में सदस्य घटेंगे बढ़ेंगे। ठीक है, और
चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। मुख्य चुनाव आयुक्त अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष या 65 वर्ष तथा अन्य चुनाव आयुक्त अपने पद ग्रहण की स्थिति से 6 वर्ष और 62 वर्ष 1+2 की कमेटी होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त एक होगा, 2 अन्य चुनाव आयुक्त होंगे, दोनों के गठन राष्ट्रपति करेगा। फिर ये 6 और 65 इसका होगा, इसका जो होगा 6 या 62, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग द्वारा जो है हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य चुनाव आयुक्त का वेतन एवं भत्ते सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होते हैं। इसका वेतन भारत की संचित निधि से जाता है। संचित मतलब कंसोलिडेटेड फंड के द्वारा दिया जाता है। निर्वाचन आयोग के कार्य हैं, वो निर्वाचन आयोग परिसीमन का कार्य करता है। परिसीमन का मतलब होता है निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण, ठीक है। फिर उसके बाद है मुख्य चुनाव आयुक्त परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। ये तो यहीं तक आपको पढ़ लेना बस। मतदाता सूची तैयार कराता है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान कराना और समूहों को मान्यता प्रदान कराना। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, बस इतना ही पढ़ना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, सीधे ही आएगा। परामर्श प्रदान कराना, जब संसद के सदस्यों की योग्यताओं के संबंध में राष्ट्रपति और विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताओं के संबंध में या राज्यपाल का निर्वाचन आयोग से परामर्श करने का अपना निर्णय दे सकता है। राष्ट्रपति देगा, संसद के सदस्यों की योग्यताओं के संबंध में पूछ सकता है, और राज्यपाल जो है निर्वाचन आयोग जो राज्य के होते हैं उसके बारे में पूछेगा, तो ये अपना जो है हम एक परामर्श देंगे, एडवाइजरी देंगे। निर्वाचन का संचालन करना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संसद तथा राज्य विधानमंडल के निर्वाचन का संचालन निर्वाचन आयोग करता है। यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव और संसद का चुनाव जो होता है, जो राज्य विधानमंडल का चुनाव होता है। चुनाव रद्द करना, निर्वाचन आयोग चुनाव में धांधली होने की स्थिति में चुनाव रद्द करने का अधिकार रखता है। सब इलेक्शन करवाता है, उपचुनाव करवाता है, उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराने का कार्य करता है, ठीक है। जो उम्मीदवार नामांकन भरते हैं उनको नॉमिनेशन करते हैं। निर्वाचन प्रक्रिया का आरंभ जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 14 के अंतर्गत जारी की जाती है। निर्वाचन प्रक्रिया फिर राष्ट्रपति की घोषणा से यह होता है कि जैसे चुनाव चालू कराना है प्रक्रिया, इसे चुनाव अधिसूचना भी कहा जाता है। वर्तमान में लोकसभा विधानसभा चुनाव में जारी की जाती है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए ऐसे जारी की जाती है, ठीक है। चुनाव अधिसूचना जारी होने के पश्चात चुनाव आयोग मतदान की तारीख घोषित करता है, जिस चुनाव की प्रक्रिया का दूसरा चरण कहा जाता है। यहाँ पे हमें देखना है, जो चुनाव की अधिसूचना होगी वो राष्ट्रपति जारी करेगा, ठीक है, और जो चुनाव की डेट होगी उसका निर्धारण इलेक्शन कमीशन करेगा। राजनीतिक दल, भारत के चुनाव आयोग ने एक पार्टी को राष्ट्रीय राज्य स्तर की पार्टियों के रूप में मान्यता देने के लिए कुछ मानदंड निर्धारित किए हैं। 3 तरह के राजनीतिक दल होते हैं, राष्ट्रीय दल होंगे, राज्य के दल होंगे, और भारत में जो क्षेत्रीय दल होते हैं वो होंगे, जैसे कि अपना दल, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय दल में बहुजन समाज पार्टी, राज्य में ये समाजवादी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ समाजवादी हो जाएगा राज्य वाली पार्टी में। यहाँ पे कांग्रेस वो भी हो जाएगा, बीजेपी भी हो जाएगा राष्ट्रीय दल में, जो कई सारे राज्यों में चुनाव लड़ते हैं ना। आम चुनाव प्रदर्शन के आधार पर इन्हें मान्यता प्रदान करके दलों की जो संख्या है वो चेंज होती है। अभी 8 दल हैं टोटल, एनपीपी नहीं लिखा ना, इसमें 8 हैं। नेशनल पीपल्स पार्टी, 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं अभी, ठीक है। आगे देख लेते हैं, राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता प्राप्त करने के लिए शर्तें क्या है। एक मान्यता प्राप्त पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तभी प्रदान किया जाता है जब वह निम्नलिखित 3 में से किसी एक शर्त को पूरा करे। यदि कोई पार्टी कम से कम 3 विभिन्न राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 2% सीटें या 11 सीटें जीत जाए। दूसरा, यदि कोई पार्टी 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोटें प्राप्त कर ले। यदि कोई पार्टी 4 या 4 से अधिक राज्यों की क्षेत्रीय पार्टी की मान्यता प्राप्त करती, तो जो एनपीपी थी, नेशनल पीपल्स पार्टी मेघालय की, इसको इसी के अंतर्गत राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। 4 या 4 से अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त की हुई।
राज्य स्तरीय पार्टी की मान्यता प्राप्त करने के लिए शर्तें। एक पार्टी को राज्य स्तरीय दल का दर्जा पाने के लिए निम्न शर्तों में से कम किसी एक शर्तों को पूरा करना होगा। पहला, लोकसभा की प्रत्येक 25 सीटों में से कम एक सीट जीती हो। ठीक है। और दूसरा, यदि कोई पार्टी विधानसभा के कुल सीटों की 3% सीटें या कम से कम 3 सीटें जो भी ज़्यादा हो प्राप्त कर ले, या फिर यह कोई पार्टी लोकसभा या राज्य विधानसभा के चुनाव में कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त करे और इसके साथ में एक लोकसभा सीट या 2 विधानसभा सीट जीतती है। फिर उसके बाद है, यदि कोई पार्टी लोकसभा या राज्य विधानसभा के आम चुनाव में किसी जो है राज्य में एक भी सीट जीतने में फेल रहती है, लेकिन उस वक्त राज्य में डाले गए कुल वैध 8% मत प्राप्त कर लेती है, राज्य में उस क्षेत्र की पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। यह शर्त 2011 में जोड़ी गई थी। अगर 8% वोट मिल जाता है आपको, फिर हारने के बाद भी 8% वोट मिलेगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। परसीमन आयोग के बारे में पूछते हैं कौन से आर्टिकल में है, तो ये है 82 में। ठीक है। प्रत्येक जनगणना के पश्चात ताज़ा जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार लोकसभा विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन होना चाहिए। मुख्य चुनाव आयोग परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। संविधान में परिसीमन आयोग के संबंध में कोई स्पष्ट दिशा निर्देश तो नहीं दिया गया, लेकिन 1973 के 30 वर्षों के बाद 2002 में चौथा परिसीमन आयोग गठित किया गया था। चौथे परिसीमन आयोग का गठन 12 जुलाई 2002 को न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में किया गया था, जो 2001 की जनगणना के आधार पर था। ठीक है। परिसीमन आयोग की अनुशंसाएं ने उत्तर पूर्व के 4 राज्यों असम, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड और झारखंड को छोड़कर बाकी राज्यों पर लागू की गई थी। झारखंड में सरकारी नीति के विपरीत आरक्षित सीटों के कम होने के कारण पूर्वोत्तर राज्यों के चारों राज्यों में स्थानीय विरोध के कारण ये नहीं हो सका था। ठीक है। फिर 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के तहत ही सीटों का स्थान बना रहेगा। 2026 तक लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या परिवर्तित रहेगी। तो ये 84वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2026 तक सीटें जो होंगी लोकसभा की और विधानसभा की सेम रहेगी, यही कहा गया था उसमें परिसीमन आयोग आर्टिकल 82। अगला है संस्थान आपका वित्त आयोग, तीसरा। यह अनुच्छेद 280 में है। अभी वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह। इसके अलावा इसमें से कुछ नहीं आना। नीति आयोग सभी में PCS में भी आता है, UPSC में भी आता है, PCS में आएगा, UPSSC में भी इसके बारे में कुछ पूछेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, देखिए इसको पूरा देख लेंगे। संविधान में नीति आयोग का उल्लेख नहीं है, संवैधानिक निकाय या नहीं है, सही है, नहीं है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के केंद्रीय और राज्य सरकार स्तर पर प्रमुख कारकों जो होते हैं, नीति के प्रमुख कारक के संबंध में जो है महत्वपूर्ण और तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा, योजना आयोग का कार्य करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। अरविंद पनगड़िया। ठीक है। नियुक्त किया गया है। व्यवहार में आयोग अपने सदस्य प्रधानमंत्री की इच्छा पर पद ग्रहण करने त्याग करते हैं और ये सभी जो है भारत में पंचवर्षीय नीति के निर्माण की योजना आयोग द्वारा ये जो किया जाता था उसी का रिव्यू करते हैं। जैसे अभी क्या है, नीति आयोग के कार्य देश में भौतिक पूंजीगत मानवीय संसाधनों का अनुमान लगाना है, पहला बात। राष्ट्रीय संसाधनों के अधिक से अधिक प्रभावी और संतुलित उपयोग के लिए योजना तैयार करना, दूसरा। फिर तीसरा है योजना के विभिन्न चरणों का निर्धारण करना, प्राथमिकता के आधार पर संसाधनों का आवंटन करने का एक प्रस्ताव करना, उन तत्वों को जो आर्थिक विकास में बाधक हैं सरकार को बताना और उन परिस्थितियों का निर्धारण करना जो वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों में योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है। योजना के प्रत्येक चरण के अनुरूप सफलता समीक्षा करना और सुधारात्मक सुझाव देना, ये सारे पहले काम योजना आयोग करता था, वही इसका है। बस इसका ये है कि बॉटम टू अप अप्रोच है, जो अप्रोच है वो बदल दिया है। बस कि कोई भी योजना जो है बेसिक को देख के बनाई जा रही, पहले था अप टू बॉटम अप्रोच। कई सारे पॉलिटिशियंस ने कहा था कि जो है योजना आयोग पुरानी हो चुकी है, अब वो उस तरह से देश की आवश्यकता के आधार पर कार्य नहीं कर सकती, इसलिए इसको नीति आयोग को से रिप्लेस किया। नीति आयोग अपने रिपोर्ट्स जो है जो ये सारे
बाधक पता लगाती हैं, वो रिपोर्ट्स के आधार पर पता लगाती है। नीति आयोग करीबन 6 या 7 रिपोर्ट जो है मिनिमम निकालती है, बाकी मैक्सिमम 12 से 15 रिपोर्ट के आसपास निकालती है, जिस रिपोर्ट्स के माध्यम से वो रैंकिंग निर्धारण करती है राज्यों का, और इसी तरह से कमी भी दिखती है। कई सारी रिपोर्टें हैं, आगे हम करेंट जब रिवीजन करेंगे उसमें बताएंगे। नीति आयोग की कई सारी रिपोर्टें आती हैं, जैसे आकांक्षी जिला की रिपोर्टें होती हैं, सफाई के लिए आती हैं, और पेयजल के लिए कई सारी रिपोर्टें हैं, शिक्षा के ऊपर कई सारी रिपोर्टें आती हैं। ठीक है, अगला है इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद। स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल एक संवैधानिक संस्था है, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत इसे दिया गया है। राष्ट्रपति जो है इसकी स्थापना करता है, और इस परिषद की स्थापना जून 1990 में की गई थी। मुख्य कार्य राज्यों के मध्य विवादों का परीक्षण करना, उन्हें परामर्श देना है, राज्य और केंद्र के बीच विवाद होने की स्थिति में उचित सलाह देना है, और राज्य तथा केंद्र के पारस्परिक हित के संबंधित विषयों पर अनुसंधान करना, उपयुक्त विषयों के बारे में बेहतर समन्वय हो कार्यवाही की सिफारिश करना। ये सारे कार्य जो हैं आपके इसके हैं, किसके हैं? इंटर स्टेट काउंसिल के। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हमें यहाँ पे देखना है। आर्टिकल 263 में इसके बारे में दिया गया है, राष्ट्रपति इसका गठन करता है, मुख्य कार्य राज्यों के बीच में विवाद का निपटारा करना, यही इतना आना है। अगला है लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन। लोक सेवा आयोग के कार्यकाल के बारे में, और लोक सेवा आयोग का जो इतिहास है काफ़ी पुराना रहा है। 1833 के चार्टर एक्ट में पहली बार जो है कंपटीशन की बात कही गई थी। 1919 में भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो है, और ये लोक सेवा आयोग के बारे में कहा गया। 1926 में ली कमीशन की संस्तुतियों के आधार पर लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। मतलब 1919 में पहली बार कहा गया था कि हाँ लोक सेवा आयोग बनेगा, और 1926 में इसका गठन किया गया। अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक जो है लोक सेवा आयोग के बारे में दिए गए हैं, और जो है लोक सेवा आयोग संघ के लिए होगा एक, जो है यूपीएससी जो है वो आर्टिकल 315 में दिया गया है। प्रत्येक राज्य के लिए अपना राज्य लोक सेवा आयोग होगा, ये भी 315 में दिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का कार्यकाल 6 साल या 65 साल की आयु जो भी पहले हो सकता है। ऐसे राज्य सेवा जो आयोग होते हैं लोक सेवा आयोग, उनके लिए भी होता है। फिर राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल के द्वारा होती है। उन्हें पद से मुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति का होता है। यहाँ जो होता है ये पार्शियलिटी ना हो सके और पॉलिटिकल प्रेशर हावी ना हो, और आयोग सही से कार्य कर सके, आयोग जो है राइट वे में चल सके, इसीलिए जो है ऐसा बनाया गया है कि जो निकालने का अधिकार होगा वो राष्ट्रपति का होगा। इसलिए करीब आयोग मान्य भी करते हैं। उसके बाद जेपीएससी भी होता है। यदि राज्य जो है संघ को जो है ऐसा लिख के दे कि हाँ हमारे लोक सेवा आयोग को जो है हमारे यहाँ बनाना चाहिए, या फिर जो है 2 राज्यों का लोक सेवा एक होना चाहिए 2 राज्यों के लिए, तो संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन होगा। लोक सेवा आयोग का गठन होगा जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के कार्यों को देखेगा। ठीक है, आगे हमने देखना क्या है, हमने देखना है लोकपाल और लोकायुक्त के बीच में अंतर, और इसी के साथ में जो है देख लेते हैं नियुक्ति लोकपाल की। पहला लोकपाल है, दूसरा लोकायुक्त है। ठीक है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 4(1) के अनुसार अध्यक्ष एवं सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त किए जाएंगे, जिसमें से निम्नलिखित होंगे। अध्यक्ष होगा प्रधानमंत्री, सदस्य होंगे लोकसभा अध्यक्ष, सदस्य होंगे लोकसभा नेता के विपक्ष के नेता, मुख्य न्यायाधीश होंगे, और ये सारे जो है सदस्य होंगे। लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा जो है राज्यों में जो होते हैं ये, तो इसके परामर्श से किसके परामर्श की बात की जाएगी? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्य विधानसभा में विपक्ष के
नेता के द्वारा। लोकायुक्त राज्यों में होते हैं, लोकपाल केंद्र में होते हैं। योग्यता है लोकपाल का एक अध्यक्ष, जो या तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या फिर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश या फिर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकता है। अभी पिनाकी चंद्र घोष हैं। और लोकपाल की ये है तो हो गया आपका लोकपाल का। लोकायुक्त में होता है न्यायिक योग्यता निर्धारित हो। बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान में कोई विशिष्ट योग्यता निर्धारित नहीं है। मतलब कुछ राज्यों में तो बिना योग्यता के लोगों को ही लोकायुक्त बनाया गया, ठीक है। पब्लिक कमिश्नर हो गया। लोकपाल में अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं, इनमें से आधे जो है न्यायिक पृष्ठभूमि से लगभग होने चाहिए। इसमें दिया गया कम से कम आधे जो है SC से होने चाहिए, ST से, OBC से। तो कुल 8 सदस्य आपने बनाने ही, जिसमें से आपने 4 जनरल ले लिए, 4 जनरल ले लिए न्यायिक वाले, फिर एक SC का ले लिया, एक ST का ले लिया, एक OBC का ले लिया, एक जो है महिला कमीशन का ले लिया। हो गया 8। लोकपाल का कार्यकाल धारा 6 के अनुसार अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य का कार्य ग्रहण करने से 5 वर्ष से 70 वर्ष तक होता है। उसी जगह अधिकांश राज्यों में 5 वर्ष और 65 वर्ष निर्धारित की गई है। लोकायुक्त की पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। जांच की प्रक्रिया। लोकपाल का प्रधानमंत्री पर क्षेत्राधिकार केवल भ्रष्टाचार के उन आरोपों तक सीमित रहेगा जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबंधित ना हो। मतलब इंटरनेशनल जो काम कर रहा है प्रधानमंत्री, उसके ऊपर को छोड़कर जो भ्रष्टाचार संबंधी केस में होंगे वो सारे लोकपाल देखेगा। संसद में कही गई किसी बात के लिए वोट के मामले में मंत्रियों और सांसदों पर लोकपाल का क्षेत्राधिकार नहीं होगा। संसदीय प्राधिकार 105 है, इसको जीवित रखा गया है, लोकपाल के अंतर्गत नहीं है। इसके क्षेत्राधिकार में वह व्यक्ति भी शामिल है जो किसी ऐसे निकाय समिति का प्रभारी सचिव रहा है, केंद्रीय कानून अपराधी स्थापित हो, तथा किसी अन्य संस्था का जो केंद्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित हो, या कोई व्यक्ति जिसने घूस देने या लेने में सहयोग दिया हो। जो अधिकारी है उनको सबको शामिल किया गया, चाहे वो डायरेक्टर हो चाहे वो एम्प्लॉइज हो। चलो आगे देखते हैं। लोकायुक्त में अधिकांश राज्यों में लोकायुक्त किसी नागरिक द्वारा अनुचित प्रशासनिक कार्यवाही के विरुद्ध की गई शिकायत पर स्वयं यह जांच प्रोग्राम कर सकता है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और असम राज्यों में वह जांच प्रारंभ करने के लिए स्वयं पहल नहीं कर सकता जब तक कि उसे जो है कोई कंप्लेन न मिले। जांच के क्षेत्र जैसे आप लोकपाल के देखें तो इसको सेना को छोड़कर प्रधानमंत्री से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक किसी भी जन सेवक अधिकारी हो गया, मंत्री, पंचायत सदस्य के खिलाफ भ्रष्टाचार की सुनवाई का अधिकार होगा और संपत्ति कुर्क भी कर सकता है। यहाँ पे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, कर्नाटक में लोकायुक्त शिकायतों आरोपों के मामले की जांच कर सकता है, परंतु हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में उसका कार्य भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना है, ना कि कुप्रशासन संबंधी मामलों की शिकायत को। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कोई गड़बड़ी है तो ये नहीं कर सकता। हिमाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में और गुजरात में बाकी शिकायत की जांच कर सकता है। अधिकार क्षेत्र देख लेते हैं। लोकपाल के अधिकार तलाशी जब्तीकरण करता है। कुछ मामलों में लोकपाल के पास दीवानी अदालत का भी अधिकार है। लोकपाल के पास केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारियों की सेवा का इस्तेमाल करने का अधिकार होगा। संपत्ति का अस्थायी तौर पर अटैच करने का अधिकार होगा और किसी परिस्थितियों में भ्रष्ट तरीके से कमाई गई संपत्ति, आय, इस सब को जब्त करने का अधिकार होगा। भ्रष्टाचार आरोप के जो सरकारी कर्मचारी होंगे उनका ट्रांसफ़र कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, इसकी सिफारिश, सस्पेंड करने की सिफारिश कर सकता है। ये अधिकार भी इसके पास में है। उस तरह से ही है। लोकायुक्त कार्य क्षेत्र में समानता नहीं, राज्यों में अलग अलग है। कहीं कहीं तो मंत्रियों और उच्च अधिकारियों को लगभग सभी राज्यों में लोकायुक्त के अधिकार के क्षेत्र में रखा गया है, जबकि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार व उड़ीसा में क्या किया गया है, मुख्यमंत्री को जो है बाहर रखा गया है। ठीक है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा में, जबकि हिमाचल, आंध्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में मुख्यमंत्री को रखा गया लोकायुक्त के अंतर्गत।
ये सारी इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे। स्थानीय निकाय में कंपनियों, समितियों, अधिकारियों को अधिकांश राज्यों में लोकायुक्त की जांच की परिधि में रखा गया है। आगे देख लेते हैं। लोकायुक्त जो होते हैं राज्य विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये समझ लीजिए। लोकायुक्त जांच के लिए राज्य की जांच एजेंसियों की सहायता लेते हैं, स्वयं नहीं जाते। वह राज्य सरकार के विभागों और संबंधित मामलों की फाइलें, दस्तावेज को मांग कर सकते हैं। लोकायुक्त की सिफारिशें केवल सलाहकारी होती है, वह राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती हैं। ठीक है। लोकायुक्त संबंधित राज्य के राज्यपाल को अपने कार्य निष्पादन का समेकित वार्षिक विवरण देता है। साल भर क्या किया। राज्यपाल इस विवरण को एक व्याख्यात्मक ज्ञापन पक्ष के साथ सदन में प्रस्तुत करता है। आगे देख लेते हैं, खास नहीं है कुछ। राजभाषा का वैधानिक प्रावधान किस में दिया गया है। आर्टिकल 343(1) के अनुसार देवनागरी को हिंदी की संघ की राजभाषा कही गई है। 343(2) में अंग्रेजी को आधिकारिक कार्य करने का उपयोग संविधान आरंभ होने की तिथि के 15 वर्ष अर्थात 25/1965 की अवधि तक जारी रखने को कहा गया था। तीन सौ 343 में दिए गए राजभाषा के बारे में, 343(1) में। उसके बाद हम समितियों के बारे में देख लेते हैं। समितियों में से क्वेश्चन बन सकता है। भारत के संविधान में विभिन्न स्थानों पर समितियों का उल्लेख किया गया, लेकिन उनके गठन का कार्यकाल आदि के बारे में कोई विशिष्ट उपबंध नहीं है। यह सभी मामले दोनों ही सदनों की नियमावली के अनुसार संचालित होते हैं। नियमानुसार एक संसदीय समिति का अर्थ वह समिति है जिसकी नियुक्ति या चुनाव सदन द्वारा किया गया हो अथवा अध्यक्ष या सभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया हो। लिस्ट बना के दे अध्यक्ष या सभापति, या फिर नियुक्ति करे जो अध्यक्ष या सभापति के निर्देश के अनुसार कार्य करती है। अपना रिपोर्ट प्रतिवेदन माने रिपोर्ट होता। ठीक है। सदन को अथवा अध्यक्ष सभापति को सौंपे, जिसे लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय द्वारा सचिवालय की सुविधा प्रदान की गई हो। भारत में दो प्रकार के संसदीय समितियां होती हैं। एक तो स्थायी समितियां होती हैं जो हमेशा गठित होती रहती है। दूसरी तदर समितियां जो स्पेशल केस के लिए होती है। अस्थायी समितियां प्रत्येक वर्ष समय समय पर वैसी भी स्थितियों सदन द्वारा निर्वाचित की जाती है और अध्यक्ष सभापति द्वारा मनोनीत की जाती है जो स्थायी स्वरूप की होती हैं। उसके और तदर समितियां वे समितियां होती हैं जो सदन द्वारा अध्यक्ष सभापति और किन्हीं विशिष्ट मामलों पर विचार करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए गठित की जाती हैं। समितियों की संख्या, हमारी संसदीय व्यवस्था में दोनों सदनों की जो है 45 स्थायी समितियां हैं, जिसमें से 24 तो दोनों की संयुक्त समितियां हैं। 12+9 एक सदनीय समितियां हैं। इसके अलावा 17 विभागीय समितियां भी, जिनमें से 11 को लोकसभा और 6 को राज्यसभा सचिवालय की सेवाएं मिलती हैं। स्थायी समितियों के प्रकार, फाइनेंशियल समितियां, वित्तीय समितियां, विभागीय समितियां, डिपार्टमेंटल कमेटी, कार्य समितियां, एक्शन कमेटी, जांच समितियां, इन्वेस्टिगेशन कमेटी, छानबीन समितियां और सर्विस कमेटी मतलब सेवा समितियां। तदर समितियों के प्रकार, तदर समितियां मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में रखी जा सकती हैं। विधेयकों द्वारा संबंधित परवर संयुक्त समितियां, विशिष्ट मामलों द्वारा संबंधित समितियां। विशिष्ट समितियां बता दें कौन कौन सी हैं। वित्तीय समितियां, प्राक्कलन समिति लोकसभा की, लोक लेखा समिति भी फाइनेंशियल कमेटी है, वित्तीय समितियां हैं, और सरकारी उपक्रमों की समिति, ये भी वित्तीय समिति है। सदन समितियां कौन कौन सी हैं। सभा की बैठकों में से अध्यक्षों की अनुपस्थिति में संबंधित समिति, कार्य मंत्रणा, नियम समिति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक संकल्पों संबंधित समिति। जांच समिति में कौन सी, याचिका समिति, विशेषाधिकार। छानबीन समिति में कौन सी है, सरकारी शासन संबंधित समिति। अधीनस्थ में विधान संबंधित समिति। सेवा में सामान्य परियोजना समिति जो है, आवास समिति, सेवा में ग्रंथालय समिति है। मेन इंपॉर्टेंट होता है सदस्यों की संख्या पूछी जाती है, कौन कौन से सदस्य जो हैं, कितने सदस्य होते हैं। समिति गठन लोकसभा से होता है या राज्यसभा होते हैं। सदस्य लोकसभा के होते हैं या राज्यसभा के होते हैं। ये टेबल दिया हुआ है, इस टेबल से रिवीजन करेंगे और इसी से हमें समितियों के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि लोक लेखा समिति, इसका समिति जो है 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया था और यह भी
विद्यमान है कुल संख्या 22 होती है। 15 लोकसभा के 7 राज्यसभा के होते हैं। ये कैग किस में दिया हुआ है? आर्टिकल 148 में। अटॉर्नी जनरल किस में दिया? आर्टिकल 76 में। वार्षिक रिपोर्ट की जांच करती है। एस्टीमेट कमेटी प्राक्कलन समिति कहती है, वित्तीय मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश के आधार 1950 में गठित की गई थी। 30 सदस्य 30 लोकसभा के होते, राज्यसभा कोई सदस्य नहीं होता है। कार्य बजट में सम्मिलित अनुमानों की जांच करना होता है। जो बजट में जो है अनुमान दिए हुए हैं उनका जांच करता है और लोक व्यय में मितव्ययता का सुझाव देता है कि पब्लिक जो आपका वो होता है खर्चे हैं उनको कैसे कम किया जाए। इसे हम सस्टेनेबल जो है इकोनॉमी कमेटी कहते हैं। सस्टेनेबल इकोनॉमी कमेटी सतत आर्थिक समिति व्यय को घटाने का कार्य करता है। ठीक है, 1950 में बचा था। पहली बात एस्टीमेट कमेटी, फिर से देख लेते हैं। 30 सदस्य होंगे, सारे लोकसभा के होंगे। आगे सरकारी उपक्रमों की समिति या कृष्णा मेनन कमेटी के सुझाव पर 1964 में बनाई गई थी। इसमें मूलतः 15 सदस्य, 10 लोकसभा 5 राज्यसभा के थे, लेकिन 74 में की संख्या 22 की गई। 15 लोकसभा 7 राज्यसभा कर दी गई। सभापति केवल लोकसभा का ही सदस्य होता है। इस समिति का राज्यसभा का कोई भी सदस्य समिति का सभापति नहीं बन सकता है। 22 सदस्यों की संख्या 15 और 7, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा। समिति का कार्य सरकारी उपक्रमों के लेखा रिपोर्ट के परीक्षण करना, सरकारी उपक्रमों पर कैग की रिपोर्ट की परीक्षण करना, उपक्रमों से संबंधित जो भी ऑडिट होती है करता है। आगे देख लेते हैं कार्य मंत्रणा समिति। सारे जो है 1+14 ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों में अलग अलग होती है। लोकसभा में 1+14 कमेटी होती है, 1+10 की कमेटी राज्यसभा में होती है। अगला सरकार या शासन संबंधी समिति 25 सदस्यों की समिति होगी। 15 राज्यसभा के होंगे, 15 लोकसभा के होंगे और 10 राज्यसभा के होंगे। आश्वासन वादों मंत्री द्वारा सभा पटल पर समय से किए गए वादों की जांच करती है और रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। आगे देख लेते हैं नियम समिति। नियम समिति में लोकसभा के 1+14 और राज्यसभा के 1+15 या सभी प्रकार के जो है प्रक्रिया संचालन नियमों पर विचार करते हुए जरूरी संशोधन एवं सिफारिशों को सदन के नियम के अनुसार प्रस्तुत करती है। याचिका समिति लोकसभा के 15, राज्यसभा के 10। संघ सूची के विषयों के व्यक्तिगत मामले को देखती है। सामान्य लोक महत्व के मामलों, विधेयकों और याचिका का परीक्षण करती है। लाभ के पद संबंधी समिति कुल 15 होते हैं। 10 तो होंगे आपके लोकसभा के, राज्यसभा के 5 होंगे। समितियों की रचना उसके ढंग तथा केंद्र तथा राज्य संघ शासित सरकार द्वारा नामित इकाइयों का परीक्षण करती है और सिफारिशों करती है कि कोई व्यक्ति जो इस पद पर है संसद सदस्य के लिए योग्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ हमने समिति देख ली। समिति में आपको कुछ नहीं याद करना है, 3 समिति पर ज़्यादा ध्यान देना है। पहली समिति होगी आपकी लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। दूसरी एस्टीमेट कमेटी, ठीक है, और तीसरी थी यहाँ पर मैंने देखा था, 1 मिनट, तीसरी समिति है आपकी, ये देख लीजिए फिर से देखिए, लोक लेखा समिति जो 15/7 वाली। एस्टीमेट कमेटी एक ये आ जाएगी। एक ये सरकारी उपक्रमों की जो संबंधित समिति। ये 3 समितियाँ इसी क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं, बाकी और किसी से नहीं बनते हैं क्योंकि ये हमेशा चर्चित रहते हैं। तीसरी होगी आपकी लोक उपक्रम, पब्लिक अंडरटेकिंग होता है इसको कहते हैं। ठीक है, 1964 में आया था कृष्णा मेनन समिति के आधार पर। ठीक है, 22 सदस्य होते हैं, 15/7 वाले कहानी है। एस्टीमेट कमेटी में 30 सदस्य, 30 लोकसभा के होते हैं और पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 होते हैं, 15/7 वाले। ठीक है, और ये 1919 में आया था, 1921 में गठित हुआ था। इतना याद करना है बस, इसमें बस इतने याद करना है, बाकी जो मैंने बताया वो जानकारी के लिए बताया केवल।
ये 3 कमेटी याद करनी, बस आगे देख लेते हैं। आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन इमरजेंसी के जो प्रोविज़न है वो हैं। (352) से लेकर 360 तक दिए हुए हैं। भाग 18 है, इतना तो आपको सीधे याद करना है। संविधान के भाग 18 में 362 तक आपातकालीन उपबंध के बारे में बताया गया है। आपातकाल के दौरान राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। आपातकाल को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है, यानी कि जो है 3 तरह के आपातकाल भारत में है। पहला होगा युद्ध बाह्य आक्रमण के आधार पर 352, दूसरा होगा राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356, 1 हो गया, 2 हो गया, तीसरा ये हो गया वित्तीय स्थायित्व के कारण आर्टिकल 360। आपातकालीन घोषणा के प्रकार कैसे होंगे? राष्ट्रपति विभिन्न परियोजनाओं जारी कर सकता है। यह 1975 के 38वें संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। जब युद्ध घोषणा होगी या बाह्य आक्रमण के आधार पर की जाती तब इसे बाहरी बाह्य आपातकाल कहते हैं। जब घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाएगी तब इसे आंतरिक आपातकाल कहेंगे। आंतरिक गड़बड़ी को 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा सशस्त्र विद्रोह के नाम से रखा गया है। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के बाद ही ये लागू कर सकता है। ठीक है, तो ये जो था 1975-76 42वां संविधान संशोधन आया था, उसके बाद आपातकाल लगा था, उसके बाद 44वें संविधान संशोधन में इसकी परिभाषा बदली गई। आंतरिक विद्रोह की जगह पे सशस्त्र विद्रोह कहा गया, एक शब्द बनाया गया। ये 44वें संविधान संशोधन में था। ऊपर शायद मेरे मुँह से 42 निकल गया था, तो उसको 44 माना जाए 44वें संविधान संशोधन में, क्योंकि 42 के बाद ही उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाया था आंतरिक विद्रोह के आधार पर। उसके बाद सरकार जब पलटती है तो उन्होंने जो है बदला इसको, और उन्होंने ये कहा कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर ही शासन लागू कर सकता है। राष्ट्रपति ऐसे नहीं कि जो है बस राष्ट्रपति से बोल के प्रधानमंत्री रातों रात लगवा दें। आपातकाल की घोषणा 1 माह के बाद दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित हो जानी चाहिए। संवैधानिक और वित्तीय संकट में उसी समय की सीमा को 2 महीने के अंदर हो जानी चाहिए। अगर संवैधानिक और वित्तीय संकट में हो आपातकाल लगे 2 महीने के भीतर होनी चाहिए, और वैसे जो 1 महीने के, क्योंकि ये जो बाह्य होता है युद्ध के ऊपर, ये कठिन स्थिति होती है। आपातकालीन घोषणा लोकसभा के विघटन के समय ही की जाती है, और दोनों सदनों के अनुमोदन के बाद यह घोषणा 6 महीने तक रहती है, और प्रत्येक 6 माह में इसे बढ़ाया जाता है। अनुमोदन के लिए 2/3 बहुमत आवश्यक है, स्पेशल बहुमत होना चाहिए। आपातकालीन घोषणा की समाप्ति कैसे होती है? राष्ट्रपति एक दूसरी घोषणा आपातकालीन स्थिति को समाप्त करने पर कर सकता है बिना संसदीय अनुमोदन के। मतलब जब अगर आपातकाल लगाना है उसके लिए आपको मंत्रिमंडल की सपोर्ट चाहिए, लेकिन अगर हटाना है तो नहीं चाहिए, स्थिति नॉर्मल होने पे कर देते हैं। आपातकालीन की स्थिति के होने वाले इफेक्ट क्या है? आपातकाल के दौरान केंद्र और राज्यों के संबंधों पर प्रभाव पड़ता है। लोकसभा राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है मौलिक अधिकारों पर भी प्रभाव पड़ता है। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की स्थिति में कितने समय के लिए बढ़ सकता है? अब देख लेते हैं, यहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चन है। आपातकालीन स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से एक समय में 1 वर्ष के लिए ज़्यादा बढ़ सकता है, लेकिन आपातकाल बंद होने के बाद यह स्थिति 6 माह से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर लागू हो जाए उस समय 1 साल के लिए बढ़ सकता है, लेकिन अगर आपातकाल बंद हो जाए तो 6 माह ज़्यादा नहीं। 5वीं लोकसभा 1971 से 77 तक कार्यकाल में 2 बार के लिए 1 वर्ष का 2 बार के लिए 1-1 वर्ष करके बढ़ाया गया था। ऐसी स्थिति में राज्य विधानसभा का भी कार्यकाल बढ़ाया जाए। राष्ट्रीय आपातकाल लगे चुनाव कहाँ से करवाओगे यार? आंतरिक अशांति फैली हुई, सशस्त्र विद्रोह फैला हुआ है, कहाँ से करा लोगे? हाँ, और इसके अलावा जो है अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है, जो आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मूल अधिकार होते हैं, उनके ऊपर। आपातकालीन स्थिति में राज्य अनुच्छेद 19 और के द्वारा 6 मूल अधिकारों को कम करने अथवा हटाने के लिए कानून बना सकता है। आपातकाल समाप्ति के बाद अनुच्छेद जो 19 होता है अपने आप पुनर्जीवित हो जाता है। 6 मूल अधिकार युद्ध बाहरी आक्रमण के दौरान कम हो सकते हैं, लेकिन सशस्त्र विद्रोह के द्वारा नहीं हो सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं। आर्टिकल 358 केवल अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों से संबंधित है।
आर्टिकल 359 उससे संबंधित है जिसका राष्ट्रपति के आदेश द्वारा सस्पेंशन हो जाता है। आर्टिकल 358 आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों का सस्पेंशन हो जाता है, निलंबन हो जाता है। 1959 में मूल अधिकारों का निलंबन नहीं होता, फिर राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह मूल अधिकारों का लागू करे, सस्पेंशन को लागू करे। ठीक है। आर्टिकल 358 बाह्य आपातकाल में लागू होता है, लेकिन सशस्त्र विद्रोह में यह लागू नहीं होता है, लेकिन 59 दोनों में लागू होता है। आर्टिकल 359 संपूर्ण देश में लागू होता है, लेकिन अनुच्छेद 359 संपूर्ण देश अथवा किसी भाग विशेष में लागू होता है। इस तरह की घोषणा अब तक 3 बार हुई है। कितनी बार? 3 बार हो चुकी है। ठीक है। 62, 65 और 71 में हो चुकी है। 75 में हुई थी जो बहुत विवादित रही थी। अगला देखते हैं राष्ट्रपति शासन। एक शाह आयोग का गठन किया गया था, ये भी आप देख लीजिए 1975 में। ये आपातकाल एक लगाया गया था 1975 के आसपास ना। तो 77 में जब जनता पार्टी आती उसने ये गठन किया था, और इसने जो है दुरुपयोग का पता लगाने के लिए गठन किया था, जो आपातकाल लगाया गया था उसका। और बाद में संशोधन हुआ था 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इन प्रावधानों में। ठीक है। राष्ट्रपति शासन देख लेते हैं। आर्टिकल 356 के अंतर्गत राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर केंद्र राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लेता है, इसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। इसकी समयावधि 2 महीने के भीतर जो है ये शासन की घोषणा दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा। और राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता है तथा इसे 3 वर्ष की अवधि के लिए संसद की स्वीकृति से प्रत्येक 6 माह में बढ़ाया जाता है। अगर 6 माह में 3 साल तक बढ़ाने से कितनी बार होगा? 2, 3 या 6, यही होगा ना। और 3 वर्ष के लिए, हाँ, 12, 3, 36, ठीक है। राष्ट्रपति शासन के परिणाम: राष्ट्रपति राज्य सरकार सारे कार्य अपने हाथों में लेता है और अपने जो है प्रतिनिधियों के द्वारा कार्य करवाता है। इस समय में राष्ट्रपति जो है मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है और राज्य का राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति के नाम पर राज्य चलाता है। इस दौरान किसी भी प्राधिकारी द्वारा बनाया गया कानून राष्ट्रपति शासन के पश्चात भी प्रभाव में रहता है। राष्ट्रपति को इस स्थिति में उच्च न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। कौन सी? हाई कोर्ट की शक्ति प्रेसिडेंट को मिल जाती है। आर्टिकल 356 का प्रयोग जो है अब तक जो है 100 से अधिक बार किया जा चुका है, और सबसे पहले पंजाब में लगाया गया था 1951 में, 88 में, 91 में, और काफ़ी दिन तक जम्मू कश्मीर में भी था। संविधान का एक डेड लेटर माना जाता है अनुच्छेद 356 को। अगला फाइनेंशियल इमरजेंसी, और अनुच्छेद 360 में दिया गया है, और ये वित्तीय आपातकाल जो है 2 माह के भीतर संसद से स्वीकृति मिलना अनिवार्य होता है। यदि वित्तीय घोषणा के दौरान लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? तो यह घोषणा पुनर्गठित लोकसभा की प्रथम बैठक के 30 दिनों के अंदर प्रभावी रहेगा। अब तक वित्तीय संकट एक बार भी घोषित नहीं किया गया। 1951 में वित्तीय संकट आया जरूर था, लेकिन आपात नहीं लगा था। राष्ट्रपति शासन सबसे ज़्यादा केरल राज्य में लागू हुआ 9 से अधिक बार। आपातकालीन कुछ अनुच्छेद देख लेते हैं। आपातकाल की घोषणा आर्टिकल 352 में, आपातकाल लागू होने के प्रभाव 353 में, आपातकाल की घोषणा जारी करते हैं राजस्व वितरण संबंधी प्रावधान 354 में, राज्यों के बाहरी आक्रमण और आंतरिक सुरक्षा संबंधी संघ के जो कर्तव्य हो गए 355 में दिए गए हैं। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति संबंधी प्रावधान 356 में है, और 356 की जारी घोषणा के बाद विधायी शक्तियों का जो प्रयोग करेगा 357 के द्वारा राष्ट्रपति। फिर है आपातकाल में अनुच्छेद 19 के प्रावधानों का अध्ययन 58 में। 59 में जो है स्थगित हो जाते हैं सारे आपके भाग 3 के मूल अधिकार, केवल 21 को छोड़कर। यहाँ पे भी याद कर लीजिए अनुच्छेद 21 किसी भी हाल पे नहीं लग सकता।